हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शुभम शर्मा आप सबका कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए जो आपका वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है, उसी की पार्ट में हम भारत के सामान्य ज्ञान में भारत का इतिहास देख रहे हैं और छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में छत्तीसगढ़ की जनजाति को पढ़ रहे हैं, जो कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आगामी सभी पेपर्स जो आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मेंस में आप इजीली आंसर राइटिंग कर सकते हैं। उसी की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हमने भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनी के भारत आगमन, फिर आपका पुर्तगाली कंपनी, डच कंपनी और अंग्रेज कंपनियों का भारत में आधिपत्य स्थापना और व्यापारिक विस्तार अच्छे से देख चुके थे। आज हम देखते हैं फ्रांसिस कंपनी जो हमारी बची हुई थी और फ्रांसिस और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष। तो वह संघर्ष कौन से युद्ध के नाम से जाना जाता है और किस प्रकार से हम उसको इजीली वे में पढ़ सकते हैं, इसके बिहाफ में हम जानते हैं। चलिए दोस्तों, देर किए बिना आगे बढ़ते हैं। समझिएगा, ये आपके कुछ फैक्ट मैंने लिखे हैं, इसको पहले समझिएगा। दो और कंपनी यूरोपीय कंपनी भारत आए थे। पहले कंपनी का नाम है डेनमार्क, ठीक है, जिससे डेनिश कंपनी भारत आई थी। डेनमार्क 1616 में भारत आए थे, ठीक है, और इन्होंने अपनी पहली कोठी तंजौर में स्थापित की और यहीं से ये अंग्रेजों से संधि करके अपना पूरा व्यापारिक संगठन अंग्रेजों के हाथ में सौंप के वापस यूरोप चले जाते हैं। कौन? आपके डेनिश कंपनी, जो कि डेनमार्क देश से आए हुए थे और डेनमार्क यूरोप का एक कंट्री है, ठीक है दोस्तों। और एक आए थे आपका स्वीडिश कंपनी, स्वीडन से आए थे। कहाँ से आए थे? स्वीडन से आए थे। कौन? स्वीडिश कंपनी। कब आए थे? 1731 में आए थे। अब आपसे कभी क्वेश्चन आए या कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में आने वाली यूरोप की सबसे अंतिम कंपनी या सबसे लास्ट में कौन आई, तो याद रखिएगा आपका स्वीडिश कंपनी आई, 1731 में आई थी, ठीक है। कब आई थी? 1731 में। लेकिन याद रखिएगा, ये भारत नहीं आई, ये एशिया महाद्वीप में चीन वाले हिस्से में गई और चीन में ही जाके क्या किया, इन्होंने व्यापार किया। याद रखिए, इस कारण इसका अस्तित्व चीन में ही सिमट के रह गया, भारत में नहीं आया। चलिए अब जानते हैं हम फ्रांस के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? फ्रांस के बारे में। फ्रांस के बारे में जानिएगा तो फ्रांस कंपनी, उस समय फ्रांस के राजा हुआ करते थे लुई 14। याद रखिए, लुई 14 उस समय फ्रांस के राजा थे और उसी समय फ्रांसिस कंपनी को भारत में व्यापार या एशिया महाद्वीप में व्यापार करने की क्या मिली थी? अनुमति मिली थी और वो 1664 में भारत आए थे। कौन भारत आए थे? आपके फ्रांसिस कंपनी भारत आई। ये मैंने आपको पहले वीडियो में क्लियर कराया था और ये भी बताया था। इन्होंने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की? तो ये इनकी पहली कोठी थी सूरत में। इन्होंने अपनी पहली कोठी स्थापित की थी। कहाँ? आपकी सूरत में, ठीक है दोस्तों। कब? तो 1668 में, 4 वर्ष पश्चात। कितना वर्ष पश्चात? 4 वर्ष पश्चात इन्होंने पहली कोठी सूरत में स्थापित की और उसके बाद दूसरी कोठी इन्होंने मूसलीपट्टनम में स्थापित की। सेम ब्रिटिश के जैसे पहली कोठी उन्होंने भी सूरत में स्थापित की और आपका दूसरी कोठी कहाँ? मूसलीपट्टनम में स्थापित की थी। पहली कोठी वही 1608 में जो आपका बन के तैयार हुई थी। कब? 1613 में और दूसरी कोठी 1611 में स्थापित की थी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इन्होंने अब क्या किया? फ्रांसिस ने साम्राज्य विस्तार पे ध्यान दिया। किस पे ध्यान दिया? साम्राज्य विस्तार पे ध्यान दिया। इन्होंने कुछ भारतीय क्षेत्रों में आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसी की दौर में 1673 में, कब? 1673 में इन्होंने पांडिचेरी में अपना अधिकार स्थापित कर लिया। जो आज का पुदुचेरी है, पांडिचेरी में फ्रांसिस ने अपना अधिकार क्षेत्र स्थापित कर लिया, अधिकार में ले लिया, ठीक। और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए 1674 में, कब? 1674 में, 1 वर्ष पश्चात इन्होंने दक्षिण भारत का चंद्रनगर वाला जो क्षेत्र था उसमें भी आधिपत्य स्थापित कर लिया। किन्होंने? आपका फ्रांसिस ने। किसमें? आपका चंद्रनगर में। पहले 1673 में पांडिचेरी में और 1674 में आपका चंद्रनगर में अधिकार क्षेत्र
बना लिया या अपने अधिकार स्थापित कर लिया। यहीं से दो और क्षेत्र को इन्होंने यहाँ से अधिकार लिया था। वो दो क्षेत्र आप यहाँ देख सकते हैं, एक था आपका माहे और एक था आपका कराईकल। ठीक है, जो आज का माहे, कराईकल और थमन, यमन, माहे, कराईकल, यमन, ये सबको मिला के और साथ में पांडिचेरी को मिला के आज पांडिचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हमारे देश में विकसित है। याद रखिएगा कब हुआ, 1673 से लेके 1954 तक के आपका पांडिचेरी फ्रांसिस के अधिकार में था। उसके बाद 1954 में आपका भारत सरकार ने पांडिचेरी को फ्रांसीसो से अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और पांडिचेरी 1954 में भारत के अधिकार क्षेत्र में आ गया। भारत का एक स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश बना जो कि आज भी अस्तित्व में है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद इनकी सत्ता तो स्थापित हो रही थी, लेकिन इसके बाद इनका ना संघर्ष हुआ। किनसे संघर्ष हुआ, तो एक अनबन हुआ और वही अनबन का रूप लिया संघर्ष। इनका अंग्रेजों से संघर्ष हुआ और उस संघर्ष को हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। कर्नाटक युद्ध या आंग्ल कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। किनका संघर्ष हुआ, आपका फ्रांसीसी लोगों का संघर्ष हुआ। किनसे, अंग्रेजों से। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ आप देख रहे हैं आंग्ल कर्नाटक युद्ध, जिसको हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे और ये आपके भारतीय कंपनी के यूरोपीय आगमन का अंतिम पार्ट होगा। इसके बाद हम आगे उत्तर मुगल काल देखेंगे। हम आधुनिक भारत के इतिहास को आपका, मैंने पहले ही क्लास में बोला था, हम प्रारंभ भी करेंगे और अंतिम तक पढ़ के अंतिम तक जितना है 1947 तक पढ़ के अंत भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं आंग्ल कर्नाटक युद्ध। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, चार्ट के माध्यम से बहुत इजीली वे में याद करिएगा, बहुत अच्छे से आपको याद होगा। याद रखिएगा, पहले क्रम की बात करते हैं। तो कितने युद्ध हुए थे, तो यहाँ ध्यान रखिए 3 युद्ध हुए थे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य में। ठीक है, जिसको हम आंग्ल कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। कितना युद्ध हुआ था, ये आपका पहला युद्ध, ये आपका दूसरा युद्ध और ये आपका तीसरा युद्ध। ठीक है, चार्ट, इस चार्ट के माध्यम से जो टेबल बना है तालिका के माध्यम से हम देखते हैं। तालिका को पढ़ने का तरीका ये होता है कि पहले हम इस क्रम में पढ़ेंगे, ऐसे क्रम में नहीं पढ़ा जाता है, याद रखिएगा। हम किस क्रम में पढ़ेंगे, इस क्रम में पढ़ेंगे। पहला युद्ध कब हुआ, उसके सन क्या है, क्या कारण था, कौन सी संधि हुई और क्या उसकी विशेष पॉइंट है या फिर स्मरणीय बिंदु है जिसको आपको याद रखना है, जिससे आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं, वैकल्पिक क्वेश्चंस जो आपके प्रीलिम्स के पेपर में आ भी सकते हैं और आने भी वाले हैं। ठीक है, सीजीपीएससी प्रीलिम्स वाले बहुत अच्छे से वीडियो लेक्चर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। चलिए दोस्तों, पहला युद्ध आपका हुआ था आंग्ल कर्नाटक युद्ध में। पहला युद्ध आपका 3 युद्ध हुए, पहला, दूसरा और तीसरा। कितने युद्ध हुए, 3 युद्ध हुए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पहले युद्ध का सन याद करते हैं, फिर दूसरे का सन देखते हैं, फिर तीसरे का सन देखते हैं। पहले युद्ध का सन 1746 से लेके 1748 तक चला था पहला युद्ध। ठीक है, कितने वर्ष चला था, तो 2 वर्ष चला था। ठीक है दोस्तों, 48 के अंत तक 2 वर्ष चला था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरे युद्ध का सन देखते हैं। 1748 से लेके अंतिम में स्टार्ट हो गया था, 1748 के अंतिम वर्ष के अंतिम माह में स्टार्ट हो गया था, तो 1748 लेते हैं, 1754 तक चला था। 48 से 54, 6 वर्ष तक के चला था आपका। ठीक, और तीसरा युद्ध आपका 1756 से लेके 63 तक, 1763 तक चला था। ये जानते हैं यहाँ क्या लिखा है, सप्तवर्षीय संघर्ष था। ये 7 वर्षों तक के चला था। कितने वर्ष तक के चला था, 7 वर्षों तक के चला था। ठीक है दोस्तों, कारण की बात करते हैं हम, कारण की। तो पहले युद्ध का कारण फिर से देखिए, 3 युद्ध हुए थे, पहला, दूसरा और तीसरा युद्ध हुआ था। पहला युद्ध आपका कब हुआ था, 1746 से लेके 1748 के मध्य में हुआ था। दूसरा युद्ध आपका कब हुआ था, तो 1748 से लेके 1754 के मध्य हुआ था। ठीक है, कितना वर्ष चला, 6 वर्ष चला। तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1756 से लेके 1763 के मध्य में हुआ था। ठीक है, 56 से 63 के मध्य में 7 वर्ष चला था। ठीक है दोस्तों, कारण की बात करते हैं तो याद रखिएगा, पहले युद्ध का कारण मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। यानी
जो आपका यूरोप है, यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में क्या हुआ था आपका उत्तराधिकारी का संघर्ष स्टार्ट हो गया कि कौन अब इस राजा के बाद उसका उत्तराधिकारी बनेगा, यानी कि नेक्स्ट राजा कौन बनेगा, इसका संघर्ष। तो इस युद्ध में अंग्रेज मतलब ब्रिटिश भी शामिल हुए थे और फ्रांस भी शामिल हुए थे, और ये युद्ध यूरोप में चल रहा था। यूरोप में ये दोनों भिड़ गए थे, कौन, ब्रिटिश और फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस। तो इन्होंने भारत में भी इनका खींचातानी स्टार्ट हो गई और भारत में भी पहला युद्ध स्टार्ट हो गया, और उसी पहले युद्ध को प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, और वही कारण था आपका पहले युद्ध का, ठीक है, जो प्रथम युद्ध हुआ ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी का संघर्ष। ऑस्ट्रिया यानी यूरोप में ये दोनों लड़ रहे थे, यहां भी आके लड़ लिए, तो पहला युद्ध का कारण ये रहा आपका। ठीक, दूसरे युद्ध में देखते हैं तो हैदराबाद और कर्नाटक, हैदराबाद और कर्नाटक। तो यहां समझिएगा, ठीक, ये आपका हैदराबाद हो गया और ये आपका कर्नाटक। तो ये हैदराबाद और कर्नाटक में क्या हो रहा था, उत्तराधिकारी का संघर्ष चल रहा था, यानी कि जो राजा थे उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाने के कारण दो भाई लड़ मर रहे थे कि कौन राजा बनेगा, ठीक है, हैदराबाद और कर्नाटक में। तो यहाँ दो युद्ध होते हैं दोस्तों, ठीक है। हैदराबाद में युद्ध होता है मुजफ्फर जंग वर्सेस नासिर जंग, युद्ध होता है मुजफ्फर जंग वर्सेस नासिर जंग। याद रखिएगा बहुत अच्छे से, जो मुजफ्फर जंग है उसके तरफ शामिल हो गए, अब क्या है, दुश्मन तो पहले युद्ध में बन गए हैं, भाई लोग तो लड़ लिए हैं। कौन कौन लड़ लिए हैं, आपका ब्रिटेन और फ्रांस, तो पहले युद्ध में मुंह में खून लग गया है, तो दूसरे युद्ध में तो फिर लड़ेंगे ही, और ये मौका देख रहे थे। तो दूसरे युद्ध में जो आपका हैदराबाद, दो युद्ध हुए इसमें आपका, दूसरे युद्ध में दो युद्ध हुए, पहला हैदराबाद का उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ, फिर आपके कर्नाटक के उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ। हैदराबाद के उत्तराधिकारी के संघर्ष में लड़े मुजफ्फर जंग वर्सेस नासिर जंग, मतलब मुजफ्फर जंग के विरुद्ध में नासिर जंग लड़े, मुजफ्फर जंग वर्सेस नासिर जंग लड़े। मुजफ्फर जंग के तरफ से लड़े फ्रांसीस लोग शामिल हो गए लड़ने के लिए, और नासिर जंग के तरफ से अंग्रेज लड़े। इस युद्ध में आपका मुजफ्फर जंग विजित हो गया और नासिर जंग युद्ध में मारा गया। तो यह कह सकते हैं मुजफ्फर जंग और साथ में फ्रांसिस विजित हो गए, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद फिर कर्नाटक में उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ, तो चंदा साहब वर्सेस अनिरुद्दीन का युद्ध हुआ, जिसमें चंदा साहब के तरफ से फ्रांसिस लड़े और अनिरुद्दीन के तरफ से अंग्रेज शामिल हो गए। तो इस युद्ध में जो अनिरुद्दीन है उसकी मृत्यु हो जाती है और चंदा साहब और फ्रांसिस विजय हो जाते हैं। तो इस युद्ध में त्रिगुट विजय हुआ, कौन से तीन गुट जीत गए, तो पहला गुट जीता, मतलब त्रिगुट में पहला जीते मुजफ्फर जंग, फिर जीते चंदा साहब और फिर जीते फ्रांसिस। तो याद रखिएगा, यहां से एक और फैक्ट बता देता हूं, फ्रांसिस में 1742 में गवर्नर जनरल बन के आते हैं डुप्ले, ठीक है, पहले गवर्नर जनरल रहते हैं इनके, प्रथम गवर्नर जनरल बन के आते हैं कौन, डुप्ले, ठीक है। और इस युद्ध को मतलब पहला फर्स्ट आंग्ल कर्नाटक युद्ध और दूसरे आंग्ल कर्नाटक युद्ध को कोई और नहीं, डुप्ले, फ्रांसिस गवर्नर जनरल डुप्ले लड़ते हैं और डुप्ले ही इस युद्ध में जीत जाते हैं। याद रखिएगा, डुप्ले, मुजफ्फर जंग और आपका कौन जीता, चंदा साहब, ये त्रिगुट का क्या हो गए, विजय हो गए। और याद रखिएगा, जो आपके ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी का संघर्ष हो रहा था, इस युद्ध में भी फ्रांसिस लोगों की विजय होती है, जो फ्रांसिस लड़ रहे थे फ्रांस के लोग, उनकी विजय हो जाती है, ठीक है। ये आपका मुख्य कारण भी रहा और मैंने थोड़ा सा परिणाम के बारे में भी बताया आपको। चलिए इसके बाद अंतिम देखते हैं, तो तीसरा युद्ध हुआ, जो तीसरा युद्ध है 56 से 63 के मध्य, 1756 से लेकर 1763 के मध्य में हुआ है दोस्तों। तो ये युद्ध का, इसको सप्तवर्षीय संघर्ष कहते हैं, याद रखिएगा। ये जो सप्तवर्षीय संघर्ष है ये यूरोप में प्रारंभ हुआ था। यूरोप में 7 वर्षों का युद्ध प्रारंभ हुआ, किनके मध्य, तो ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य प्रारंभ हुआ था। तो वहां तो लड़ मर रहे ही थे, यहां भी लड़ने लगे और इसी का परिणाम स्वरूप तीसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ, जो 1756 में प्रारंभ हुआ और
तक चला। याद रखिएगा ये युद्ध में ये किसी का सहारा नहीं लिए थे। इस युद्ध में लड़ने के लिए तो हैदराबाद और कर्नाटक का सहारा ले लिए थे। ऊपर वाले युद्ध में आपका ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का सहारा ले लिए थे। लेकिन इस युद्ध में लड़ने के लिए ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से यह युद्ध लड़ रहे थे, किसी का सहारा नहीं लिए थे। मतलब इस युद्ध में हम ही नेता है करके ये लड़ रहे थे, ठीक। यानी कि आर या पार की लड़ाई कह सकते हैं आप थर्ड आंग्ल कर्नाटक युद्ध को। चलिए दोस्तों संधि की बात करते हैं। ये वाला पॉइंट हमने देख लिया, ये वाला पॉइंट देख लिया, ठीक। अब संधि की बात करते हैं। पहला युद्ध जो आपका हुआ था प्रथम युद्ध में, तो प्रथम युद्ध में कोई भी युद्ध होगा तो किसी न किसी संधि वार्ता से ही उसकी समाप्ति होती है, यानी कि समझौता होता है। तो याद रखिएगा हर युद्ध के अंत में एक संधि जरूर होगी। इस युद्ध का अंत कब हुआ था? 48 में अंत हुआ था और 1748 में ही संधि हुई। उस संधि को बोलते हैं एक्सा-सेप्ला की संधि हुई। क्या की संधि हुई? एक्सा-सेप्ला की संधि हुई। और इस संधि से जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का संघर्ष था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। और उसी के मध्य में ही, क्योंकि उसी के लिए लड़ रहे थे कौन? ब्रिटेन और फ्रांस, तो उसी के मध्य में ही आपका ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य जो संघर्ष हो रहा था प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, वो भी समाप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, दूसरे की बात करते हैं, इसमें आते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पांडिचेरी की संधि होती है दूसरे युद्ध में। यहां पास एक फैक्ट है जो मैंने लिखा है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये फैक्ट है आपका अरकाट का घेरा। मैं बताया आपको अंग्रेज भाई साहब लोग हार गए थे ये युद्ध को, ब्रिटेन हार गया था। ब्रिटेन हारा और तिलमिलाया हुआ था। ब्रिटेन हार गया युद्ध और बहुत तिलमिलाया हुआ था, एकदम मिर्ची लग गई थी। अब ब्रिटेन को फ्रांस को फिर हराना था, तो साउथ इंडिया में एक स्थान है अरकाट नाम का स्थान, वो अरकाट का घेरा कर दिया, जहां आपका जो तंबू होता है ऐसे लगा के फ्रांसीसी सेना ठहरी हुई थी और फ्रांसीसी गवर्नर रुके हुए थे। वो अरकाट का घेरा कर दिया और फ्रांसीसी सेना को अंग्रेजों ने घेर लिया। और यहाँ से क्या हो गया, जो फ्रांसीसी सेना है वो अंग्रेजों से घिरी, तो फ्रांसीसी सेना की क्या हो गई? पराजय हो गई। अरकाट के घेरे में फ्रांसीसी सेना हार गई। अब फ्रांसीसी सेना हारी तो उनको अंग्रेजों से एक संधि करना पड़ा और इसी संधि को कहते हैं पांडिचेरी की संधि। याद रखिएगा, या पुदुचेरी की संधि जो आज का है, याद रखिएगा ये संधि मात्र एक ऐसी संधि है जो आपका 54 में युद्ध तो समाप्त हो गया था, लेकिन ये संधि हुई है आपका 55 में, क्योंकि अरकाट का जो घेरा है वो 54 में हुआ। कुछ समय तक के संघर्ष जरूर चली, फ्रांसीसी सेना लड़ने के मूड में आई, लेकिन वो घिर चुकी थी तो लड़ नहीं पाई। इस कारण फिर उनको संधि, मजबूरन संधि करना पड़ा। इस संधि को पांडिचेरी की संधि के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी की संधि हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद तीसरा चलते हैं, तो याद रखिएगा पेरिस की संधि। ठीक है, पेरिस की संधि बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी आईएमपी वाला पॉइंट है ये। 1763 में आपका हुआ था पेरिस की संधि। ठीक, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, वहीं आपका अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य एक संधि होती है जिसको पेरिस की संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, कहाँ? फ्रांस की राजधानी में। कब? 1763 में। याद रखिएगा आपके आगामी एग्जाम्स में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं कि पेरिस की संधि कब हुई, तो आपको याद रखना है 1763 में हुई है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ सकता है पांडिचेरी की संधि कब हुई, तो 1755 में हुई है। आपसे पूछ सकता है एक्सा-सेप्ला की संधि कब हुई, तो आप याद रखिएगा 1748 में हुई। ठीक है दोस्तों, हमने देखा युद्ध, कितने युद्ध हुए, पहला, दूसरा, तीसरा, उसका हमने सन देखा 1746 से 48, 48 से 54 और 56 से 63। ठीक, इसके बाद हमने कारण देखा, पहले में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का संघर्ष, दूसरे में देखा हैदराबाद कर्नाटक में उत्तराधिकारी का संघर्ष जिसमें अंग्रेज और जो आपका ब्रिटेन थे ये दोनों शामिल हो गए लड़ने के लिए। पहला ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी में लड़ रहे थे यूरोप में, तो भारत में भी लड़े। ठीक है, और आपका तीसरा सप्तवर्षीय संघर्ष। याद रखिएगा जो तीसरा युद्ध है दोस्तों, ये मूलतः यूरोप ही इसका कारण था। यूरोप में चल रहा संघर्ष ही भारत में भी
फ्रांसीस और ब्रिटिश कंपनियों के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण बना था, क्योंकि वहां चल रही थी सप्तवर्षीय संघर्ष चल रहा था और यहाँ भी ये भारत में भी क्या किए थे, आपके लड़ लिए थे। ठीक है, इसके बाद संधि, तो पहला हमने देखा एक्स्ट्रा-सेप्ला, फिर देखा आपका पांडिचेरी की संधि 1755 में, और फिर देखा हमने पेरिस की संधि, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, पेरिस में संधि हुई 1763 में। चलिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। ठीक, जो विशेष आपको याद रखने वाली पॉइंट है जो आपके आगामी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो विशेष पॉइंट में याद रखिएगा, मैंने लिखा है सेंट थॉम का युद्ध या सेंट थॉम का युद्ध। याद रखिए जो डुप्ले हैं उन्होंने अंग्रेजों की सत्ता को और कमजोर करने के लिए, जो आपका मॉरिशस के उस समय गवर्नर थे वो फ्रांसीसियों के अधीन थे, तो मॉरिशस के गवर्नर को आपका अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए क्या किया, आमंत्रित किया था। जो फ्रांसीस गवर्नर जनरल, भारत के तत्कालीन फ्रांसीस गवर्नर जनरल डुप्ले थे भाई साहब, उन्होंने। अब उसके बाद ना सेंट थॉमस नामक एक स्थान में अंग्रेजों के और उस समय मॉरिशस के जो गवर्नर जनरल थे उनके मध्य में एक युद्ध होता है। इस युद्ध को सेंट थॉम का युद्ध कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध में और कौन सा एक युद्ध हुआ था, या सेंट थॉम का युद्ध कब हुआ था, तो आपको याद रखना है प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध में 1748 में सेंट थॉम का युद्ध हुआ था। इस युद्ध का कोई अच्छा खासा परिणाम तो नहीं निकला, लेकिन एक आपका समझौता वार्ता में एक बात हुई। याद रखें, अंग्रेजों को भारत का मद्रास वाला हिस्सा जो फ्रांसीस अपने कब्जे में कर लिए थे, उस कब्जे वाले स्थान को अंग्रेजों को वापस देना पड़ा, और अंग्रेज लोग जो अमेरिका का कुछ हिस्सा जो फ्रांसीसियों को अधीन था उसको अपने कब्जे में कर लिए थे, उसको आपका फ्रांसीसियों को वापस देना पड़ा। ठीक है, ये आपका इस संधि का एक बहुत बड़ा परिणाम था। इसके बाद देखेंगे तो आपका दूसरा पॉइंट में देखते हैं विशेष बिंदु में, तो याद रखिए अंबूर का युद्ध हुआ। क्या का युद्ध हुआ, अंबूर का युद्ध। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है अंबूर का युद्ध कब हुआ है, तो याद रखिएगा आपका सेकेंड आंग्ल कर्नाटक युद्ध में ही अंबूर का युद्ध होता है। ठीक है, मतलब ये भी याद रख सकते हैं हैदराबाद और आपका कर्नाटक के मध्य जो द्वितीय संघर्ष हुआ यही आपके अंबूर का युद्ध कहलाता है। ठीक, अंबूर के युद्ध हुआ, इसमें फ्रांस गुट और अंग्रेज गुट बने। तो मैंने बताया भी, गुट को आपको क्लियर कर दिया है कि उन्होंने गुट बना लिया था द्वितीय युद्ध में, तो उसी को बोलते हैं फ्रांसीस गुट बन गया था और एक अंग्रेज गुट बन गया था। ठीक है, इस युद्ध में पूर्णतः अगर परिणाम की बात करें तो जीत गए थे फ्रांसीस, लेकिन अर्काट का घेरा करके अंग्रेजों ने फिर से फ्रांसीसियों पर दबाव बना लिया था और आगे चल के एक संधि के लिए मजबूर कर दिया था, जिसको आप किस संधि के नाम से जानते हैं, पांडिचेरी की संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं आपका अंतिम और वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ये पेपर में बार बार पूछा गया है, व्यापम पीएससी सबका क्वेश्चन रहा है, साथ में रेलवे बैंकिंग में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, सीधा सीधा पूछ दिया जाता है। याद रखिए, वांडीवास का युद्ध, तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध में एक और युद्ध लड़ा गया था, जिसको इसमें अंबूर लड़ा गया था, इसमें वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके मध्य लड़ा गया था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। कब, 1760 में लड़ा गया था। याद रखिएगा, भारत के वांडीवास नामक स्थान पे लड़ा गया था, भारत में ही स्थान है वांडीवास, वहां युद्ध लड़ा गया था। याद रखिएगा कब लड़ा गया, 1760 में। इसमें अंग्रेजों के तरफ से, अंग्रेजों के सेनापति थे आयरपुट ने यह युद्ध लड़ा था। और याद रखिए आपका फ्रांसीसियों के तरफ से काउंट डी लेली ने लड़ा था। तो यहाँ से आपको एक चीज लग रहा होगा कि इतने टाइम से तो सर डुप्ले कर रहे थे, लेकिन अब काउंट डी लेली कैसे आया। तो जो संघर्ष स्टार्ट होने वाला था ना, सप्तवर्षीय संघर्ष भाइयों, वो सप्तवर्षीय संघर्ष में डुप्ले भारत में इतने प्रभुत्व स्थापित कर लिए थे, इतने युद्ध जीत चुके थे कि डुप्ले की प्रसिद्धि बढ़ गई थी। तो डुप्ले को ना फ्रांस गवर्नमेंट ने, फ्रांस सरकार ने, फ्रांसीसी कंपनी ने वापस यूरोप बुला लिया और यूरोप में प्रारंभ होने वाले सप्तवर्षीय संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए बोल दिया। और उसी के रिप्लेसमेंट के तौर पे फ्रांसीस गवर्नर जनरल बनके काउंट डी लेली को भेजा।
जो कि काउंट डी लैली भारत में चल रहे संघर्षों से अनभिज्ञ थे और वो उनको आते ही एक युद्ध करना पड़ा, जिस युद्ध को बोलते हैं आपका वांडीवास का युद्ध। 1760 में हुआ था। अंग्रेजों के सेनापति आयरकुट और फ्रांसीसियों की तरफ से लड़े काउंट डी लैली। इसमें आपका फ्रांसीसियों की क्या हो गई, तो फ्रांसीसी इसमें पराजित हो गए, फ्रांसीसी हार गए। और जो ब्रिटेन था, अंग्रेज थे, ये इस युद्ध में विजित हो गए। और विजित होने के साथ में एक संधि होती है जिसको आप जानते हैं किस नाम से, तो पेरिस के संधि के नाम से जानते हैं। 1763 में जो हुआ था वांडीवास के युद्ध के परिणाम स्वरूप पेरिस की संधि होती है और इसी संधि के तहत फ्रांसीसियों की सत्ता भारत से निष्कासित हो जाती है। क्या हो जाती है? भारत से निष्कासित हो जाती है। यहीं से ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसियों की सत्ता तो निष्कासित हो गई, लेकिन भारत का कुछ स्थान, जैसे आप जानते हैं बहुत अच्छे से, पांडिचेरी वाला स्थान, चंद्रनगर वाला स्थान, ये सभी स्थान ना किसके अधिकार में रहे? आपका फ्रांसीसियों के ही अधिकार में रहे। लेकिन अन्य जो स्थान पे फ्रांसीसियों ने अधिकार जमा लिए था, वो सब स्थान को अंग्रेजों को सौंप दिए और फ्रांसीसियों की सत्ता आपका 1763 में पेरिस के युद्ध के तहत भारत से निष्कासित हो जाती है। फ्रांसीस भी अब भारत से वापस यूरोप चले गए। अब मात्र भारत में कौन बचे? अंग्रेज बचे। ठीक है, अब ये समझ गए कि अब हम ही भारत के क्या है, राजा बनने वाले हैं, भारत में अधिकार जमाने वाले हैं। इसी के तहत इन्होंने भारत में अधिकार जमाना प्रारंभ कर दिया और आगे चल के आप देखेंगे कि ये 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ेंगे, मुगलों को पराजित करेंगे। आगे चल के भारत के संपूर्ण भारत में इनका धीरे धीरे अधिकार होते जाता है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से ये सभी पॉइंट्स को याद करिएगा और अच्छे से समझिएगा। याद रखिए, आपके आगामी एग्जाम्स में इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चंस बनेंगे जो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपका उत्तर मुगल काल के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और आपके पुराने वीडियोस जो आपने नहीं देखे होंगे मेरे सीरीज़ के, आपका आधुनिक भारत के इतिहास का, छत्तीसगढ़ के जनजाति का, उसको भी आप देख लीजिए, क्योंकि वो आपके आगामी एग्जाम CGPSC प्रीलिम्स, CG व्यापम, इन सब के बेस के लिए और इन सब में आने वाले क्वेश्चंस उन वीडियो के माध्यम से आपसे इजीली बन जाएंगे। कोशिश करूंगा कि CGPSC प्रीलिम्स जो अभी आपका नोटिफिकेशन आए हैं, इसकी तैयारी में आपको फ्री में YouTube के माध्यम से करा दूं। मेरे वीडियो लेक्चर आपके लिए रामबाण काम करेंगे और रामबाण जब मिल रहा है भाई, तो इसका फायदा उठा लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में कमेंट भी जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।